वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? प्रकाश में कुछ वृद्धि हुई या नहीं? मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आज के हम क्लास को बढ़ाते हैं। उसके बाद यज्ञश्री शातकर्णी उपपुत्र के बाद बढ़ाएंगे। अब तो सातवाहनों का राजनीतिक और प्रशासन उनका कैसा था प्रिय छात्रों, देखते हैं इसके बारे में। तो जो धर्म था, मतलब सातवाहन जो राजा थे, उनका एक मुख्य जो उद्देश्य था वो धर्म को कैसे कायम रखा जाए। धर्म के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। ठीक है छात्रों, और इसमें हम देखेंगे कि वह कुछ देवी देवताओं में, जिनमें कुछ देवता प्रमुख थे, वह थे भगवान राम, भगवान अर्जुन, भगवान भीम। इन तीनों को वह बहुत मानते थे और अपने प्रशासन में उनको ज़्यादा तरजीह भी उन्हें, प्रशासन का मतलब यहाँ पर ये है, उनका जैसे महाभारत में प्रशासन रहा, उस प्रशासन को भी इन्होंने कुछ फॉलो किया। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि कुछ जो सम्राट अशोक के समय के प्रशासन की जो महत्वपूर्ण जो उनके कार्य प्रणाली थी, उसको भी इन्होंने बाद में अपनाया। जैसे कि देखते हैं क्या कि जो पहली जो इसमें इकाई थी, राज्य को आहार या राष्ट्र नाम से भी संबोधित करते थे। ठीक है प्रिय छात्रों, राज्य को क्या कहते थे? आहार या राष्ट्र। और बाद में जो कि जिलों में विभाजित होता था। अमात्य या महामात्र, जो कि इनके मंत्री और सलाहकार भी होते थे। ठीक है, और सेनापति को क्या कहते थे? प्रांतीय गवर्नर। सेनापति को क्या कहते थे? प्रांतीय गवर्नर। और जो इनके प्रशासन की जो प्रिय छात्रों निम्न स्तर पर जो भी जो इकाई थी, वह थी ग्राम, जिसका प्रधान होता था वो प्रिय छात्रों गौलमिक होता था, जो कि गांव प्रधान भी कहलाता था। जिसके अगर देखा जाए जो अधिकार क्षेत्र में थे, वो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक, इसका वो प्रधान भी होता था। वो गांव के प्रधान होने के साथ साथ वह इन सेनाओं का, जो सेना में कुछ टुकड़ियां थी, जैसे कि ये हाथी घोड़े वगैरह, उसका भी क्या होता था प्रिय छात्रों? प्रधान था। राइट। और काटक और जो स्कंदवार हैं, वो इनके सैन्य जो अभिलेख हुए हैं उनको भी दर्शाते हैं, वो काटक और स्कंदवार। ठीक है, और उनके जो 3 उनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सातवाहनों का शासन था वो सामंतवाद की तरह था, सामंती था। तो सामंतों के उनके जो मुख्य 3 वर्ग थे, वो कौन कौन से थे? देखते हैं उनको। उनमें पहले थे राजा, दूसरे थे महाभोज और तीसरे सेनापति। ठीक है, ये सामंतों के वर्ग थे। और जो राजस्व उनसे लिया जाता था वहाँ की जो प्रजा वगैरह से, तो प्रिय छात्रों वह नगद और वस्तु दोनों के, मतलब वस्तु का क्या होता था? विनिमय, और नगद जो भी मुद्रा उस समय रही होगी उसके आधार पर भी वहां से कर लिया जाता था। ठीक है, और सातवाहन, यह प्रश्न आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको लिख लें, पॉइंट कर लें, इसको मार्क कर लें प्रिय छात्रों, कि सातवाहन पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने धार्मिक श्रेय पाने के लिए, कि हम बहुत भाई धार्मिक हैं, बड़ा हम इन जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसमें बहुत आस्था रखते हैं, क्या उन्होंने क्या किया ऐसा? वह पहले ऐसे थे, शासक थे, जिन्होंने धार्मिक श्रेय पाने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि मुफ्त में दी और अनुदान और दान की तरह उन्होंने दी। किन किन को दी? बौद्धों को और ब्राह्मणों को। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। और हम देखते हैं कि सातवाहन ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के उत्तर क्षेत्र और नीचे दक्कन क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण को एक तरीके से उन्होंने जोड़ा। तो कह सकते हैं कि जो सातवाहन शासक थे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु की तरह कार्य कर रहे थे, सेतु की तरह थे। ठीक है, और वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? करीमनगर एक जगह थी प्रिय छात्रों,
वहां से 22 ईंटों की दीवार प्राप्त हुई है। अर्थात पकी हुई जो ब्रिक्स होती थी, ईंटें होती थी, उनका इस्तेमाल होता था। और क्या होता था वहां से, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि छिद्रित टाइल्स होती थी जिनका प्रयोग फर्श के लिए और ऊपर छतों के लिए भी होता था। ठीक है, और नालियां कैसी थी, ढकी हुई थी। ठीक है, और भूमिगत भी थी। ठीक है, और वहाँ जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, वारंगल और फिर से करीमनगर, तो यहाँ से क्या क्या और वो होता प्राप्त, तो बेटा वहां से कच्चा लोहा प्राप्त हुआ है। कहाँ से, वारंगल और करीमनगर से क्या प्राप्त हुआ है, कच्चा लोहा। और क्या प्राप्त हुआ है, वहाँ का जो क्षेत्र था कर्नाटक का, वहाँ से जो आज भी एक ही खान है पूरे भारत में, कोलार से सोना प्राप्त होता था। और आज ही वहीं से प्राप्त होता है भारत में, सिर्फ कोलार की खान से। ठीक है, और ज़्यादातर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सातवाहन पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बृहद स्तर पर लेड के सिक्के जारी किए थे। तो लेड के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे, सातवाहन। जो ज्यादातर जो लेड का वहां से वो करते थे आयात, वो किस देश से आयात करते थे, ज्यादातर प्रिय छात्रों वह रोमनों से लेड के सिक्कों का या लेड का आयात करते थे। ठीक है, और उनको धान प्रत्यारोपण का ज्ञान था कि धान को कैसे प्रत्यारोपित किया जाता है, उसका उन्हें विशेष ज्ञान था। ठीक है, और ज्यादातर हम उस समय का अगर इतिहास में देखते हैं तो कृष्णा गोदावरी के संगम पर चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि कृष्णा गोदावरी को चावल का कटोरा भी कहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल को या पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा। तो बेटा ऐसे आज भी चावल वहाँ बहुत बृहद स्तर पर आज भी होता है। तो वहां से और क्या प्राप्त हुआ है, कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कपास जो था वो आंध्र शासन का प्रसिद्धि प्राप्त एक उत्पादन का, मतलब वो एक खेती थी, कृषक कार्य था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि सातवाहन जो शासक थे वो वर्ण व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे। प्राथमिक रूप से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही अपने शासन को चलाया था। ठीक है, और क्या है, उन्होंने अपने छात्रों, चैत्यों, मठों और इसको भी उन्होंने बृहद रूप में बनाया भी था। ठीक है, और उनकी जो आधिकारिक भाषा थी, सातवाहनों की जो आधिकारिक भाषा थी वो बेटा कौन सी थी, ये प्रश्न आ चुका है, प्राकृत। प्राकृत जो भाषा थी वो सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से क्या मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। बेटा ये प्रश्न आ चुका है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ है, सातवाहन शासकों का साम्राज्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और दूसरा कलिंग के प्रशासन के साक्षी प्राप्त हुए हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और कहीं कहीं एक प्रश्न ये भी आया था कि भारत की खोज, मतलब भारत का जो मतलब जो प्राचीन इतिहास है उसके ज्यादातर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जो कहाँ था, भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर। ये कहाँ स्थित था, भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी में स्थित था। और ये कहाँ का क्षेत्र है, उड़ीसा। ठीक है, तो अब बेटा आते हैं कलिंग के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे, खरावेला या खारवेल। बात एक ही है, कहीं कहीं आपको खारवेल भी वहाँ मिलेगा और खरावेला भी वहाँ से मिल सकता है। तो कलिंग के मतलब जो शासक रहे हैं उनका स्रोत कहाँ से था, मतलब एक तरीके से वो किस पहले वंश से संबंधित थे। बेटा वो थे महामेघावाहनों से। कलिंग के जो राजा थे खारवेल, वो महामेघावाहनों से संबंधित थे। और खरावेला ने यह कहा जाता रहा था कि खरावेला ने कलिंग को मौर्यों से युद्ध में जीता था।
अशोक के, जब सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया है, उसके बाद जो उनके शासक हुए अशोक के बाद, वो मैंने आपको लास्ट में पहले जो क्लासेस हुई थी मौर्य काल में बताया भी था कि उनके बाद के जो शासक आए वो बेहद कमजोर थे और इसलिए वो युद्ध में कलिंग को भी हार गए। ठीक है, और उसके बाद जैसी खारवेल ने कलिंग को जीता तो उसने स्वतंत्र चेदी वंश या चेटी वंश की स्थापना की। कहीं चेदी मिलेगा बेटा आपको और कहीं चेटी भी मिल सकता है। ओके, आफ्टर दैट उनको कहा जो जाता है खारवेल को, वो भिक्खू राजा के भी नाम से जाना जाता है, राजा खरावेला या खारवेल। ठीक है, और उसने एक विशाल महल का निर्माण करवाया था। इस महल का क्या नाम था? विजेता का महल। ठीक है बेटा, और हाथी गुम्फा अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि राजा खरावेला जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयगिरी पहाड़ी पर यह भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने जैन सन्यासियों को शरण दी। जो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? उदयगिरी पहाड़ी में। तो वहीं पर जो जैन और सन्यासी थे उनको शरण भी उन्होंने दी थी। और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वहां से क्या है कि ये एक पत्थर से तराशी हुई हाथी की मूर्ति के कारण इसका नाम हाथी गुम्फा अभिलेख पड़ा है। ठीक है, जो कि एक बृहद शिलाखंड से बनी हुई थी। ठीक है, और जिस पर जो अभिलेख है वो उकेरा गया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही ये बेटा प्राप्त होता है कि वो कौन थे? सम्राट खरावेला, वो जैन थे। ठीक है बेटा, अब आपका शुरू होता है बहुत ही, यहाँ तक आपका सातवाहन वंश समाप्त। आपका सातवाहन मैंने कहा था आपसे कि भाग 2 में करा दूंगा और इससे ज़्यादा पूछता नहीं है सातवाहन में से। मैंने इतना करा दिया है कि आपका प्रीलिम स्तर तक, यूपीपीएससी स्तर तक बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे इसको दक्षिण भारत का महान वंश संगम वंश। उससे पहले हम कुछ उसकी स्रोत की जानकारी ले लेते हैं कि संगम वंश से पहला वहाँ कौन सा काल था ऐसा? महापाषाण काल। ठीक है बेटा, क्या था? महापाषाण काल। तो हम देखते हैं कुछ दक्षिण भारत की महापाषाण काल की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो हम देखते हैं दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद, ठीक है, जब नवपाषाण आचरण था उसके बाद वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, और फलक वाले क्या प्राप्त हुए हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद ही क्या है बेटा? महापाषाण काल। ठीक है, जिसका समय काल हम देखते हैं तो 1200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व के मध्य था। बेटा अभी मैंने आपको बिल्कुल समय नहीं दिया कि आप इसको लिख लो, तो मैं साइड से हट जाता हूँ और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं साइड से हट जाता हूँ। तो बेटा आपको मैं इतना समय दिया, थोड़ा प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने चला गया था। तो अभी हमने कहा कि दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन के क्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसकी पहचान जो वो होती है वो वहाँ की प्राप्त कब्रों से होती है कि महापाषाणकालीन की जो कब्रें थी वो कैसी थी। मैं आपको एक इमेज बना के
बताऊंगा। जैसे ये कब्र है कोई, उसके चारों ओर पत्थर ही पत्थर होते थे, चारों ओर बड़े बड़े पत्थर होते थे, जिससे कि उसके आसपास तक कोई दूसरी कब्र बना ना ले। ठीक है बेटा, तो ये पूरे ये महापहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते थे, वो उसके आसपास होते थे, उस कब्रों के आसपास। ठीक है, देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो उनकी कब्रों को एक नाम दिया गया मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब क्या? मेगा मीन्स बड़ा और लिथ मीन्स पत्थर। ठीक है, तो बड़े पत्थरों से बनी हुई जो कब्रें होती थी उन्हें कहा जाता था मेगालिथ। ठीक है बेटा, और ज्यादातर ये जो कब्रें होती थी वो बस्तियों के क्षेत्र से बाहर होती थी। ठीक है, दक्षिण भारत की अगर हम देखते हैं तो पहली जो लोहे की वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई हैं वो बेटा कौन कौन सी थी? जिसमें तीर था, खंजर था, ठीक है, तलवारें थी, कुदाली थी, त्रिशूल था, युद्ध की कुल्हाड़ी थी, फावड़े थे, हल थे और हसिया आदि यहाँ से दक्षिण भारत के लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इन कब्रों में से बहुत से कब्रों के अंदर भी दफनाए जाते थे साथ साथ में क्या? काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ कृषि जो था, कृषि चरण जो था, देखेंगे हम यहाँ से कृषि और पशु चारण और शिकार से यहाँ पर एक तरीके के उनके व्यवसाय थे। ठीक है बेटा, और यहाँ उन्नत क्षेत्र पे कृषि नहीं की जाती थी, बहुत ही कम स्तर पर कृषि होती थी, सिर्फ खाने लायक। ठीक है बेटा, और यहाँ से मेघालय जो कब्रें प्राप्त हुई हैं वो पूर्वी आंध्र क्षेत्र से और तमिलनाडु से प्राप्त हुई हैं। और जो जो जगह हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं वो देख लेते हैं। वो बेटा ब्रह्मगिरी, ठीक है, वहां से प्राप्त हुई है। मस्की कर्नाटक में है ये। आदिल चलानूर, तो आदिल चल्लानूर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। TN शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। और कुछ महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुई है, नागपुर क्षेत्र से। ठीक है, जुना पानी बेटा वहां से प्राप्त हुई है। और महापाषाण काल के जो अंतिम चरण थे, मतलब अब हमारा आने वाला है महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतिम मतलब महापाषाण काल का जो अंतिम समय था उसके बाद ही क्या आया? संगम वंश, जिसमें चोल, पांड्य, चेर इन तीनों का शासन शुरू हुआ, आरंभ हुआ। और बेटा वहां हम देखते हैं कि उससे पहले वहां क्या प्राप्त हुए? छिद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? छिद्रित सिक्के। और वहां पर आर्द्र धान का बड़ा उत्पादन होता था। ठीक है, और उनकी दक्षिण भारत में राज व्यवस्था भी बाद में विकसित हुई। ठीक है, और 3 आरंभिक जो राज्य थे वो चोल, पांड्य, चेर। चेरों को क्या कहते थे? केरल पुत्र। ठीक है, तो केरल पुत्र नाम से भी चेरों को संबोधित किया जाता था। और देखेंगे बेटा कि जो ये समय काल था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तमिलाकम, तमिलाकम क्या है भाई? ये बेटा वो जगह थी जिसमें तिरुपति पहाड़ी के चावल उत्पादक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत के भी वहां पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वहां चावल की खेती होती थी। और एक जगह है दक्षिण भारत में कोडू मनाल, यहाँ पर जब पुरातात्विक उत्खनन हुआ तो वहां से भी साक्ष्य प्राप्त हुए। वो बेटा जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भी थे। ठीक है, बड़ी संख्या में लेखकों ने बहुत से तमिल कवियों की रचना की है। देखो मेंशन भी किया मैंने। और उसके बाद वह क्या था? संगम। तो संगम, ये प्रश्न में आ चुका है कि संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो बेटा प्रश्न का उत्तर यही है कि संगम शब्द का अर्थ है तमिल कवियों की सभा। तमिल कवियों की सभाएं हुई थी जो कि 3 हुई थी। बड़ा
इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछता है कि कहाँ कहाँ हुई, ठीक है, उसमें क्या मतलब उससे क्या प्राप्त हुआ, रचा क्या गया उसमें, तो ये भी पूछ देता है। तो या फिर इसका एक दूसरा अर्थ भी है, एक साथ बैठक। क्या अर्थ है बेटा दूसरा, एक साथ बैठक। संगम साहित्य मूलतः ये पूछ सकता है कि संगम साहित्य मूलतः धर्म निरपेक्ष था, किसी एक धर्म को लेकर नहीं था कि वह सनातनी हो, बौद्ध हो, या उस समय तो उसके अलावा कोई धर्म की ज्यादा उत्पत्ति यहूदी को छोड़कर वो कोई नहीं आ पाया था, तो उसमें धर्म निरपेक्षता, क्या वहाँ का संगम साहित्य। और वहाँ क्या हुए थे बेटा, 3 संगम हुए थे, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं ओरली कि पहला जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था, थेन मदुरई। तो तमिलनाडु का आप थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो बेटा मदुरई एक क्षेत्र है, उसे उस समय थे मदुरई भी बोलते थे, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वह थे अगस्त्य, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, इनकी रचनाएं बच नहीं पाई, एक भी रचना वहां से प्राप्त नहीं हो पाई। दूसरी जो द्वितीय जो संगम हुआ वह कहाँ हुआ था, कपटापुरम में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता अगस्त्य तोलक कपियार ने की थी, जो कि अगस्त के शिष्य थे। और परिणाम क्या हुआ, तोला कपियार एक लेख लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया जो कि तमिल व्याकरण थी, ठीक है। उसका नाम था बेटा तोला कप्पियम, तोला कपियर ने लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, तोला कप्पियम, वह था तमिल व्याकरण। ये पूछ चुका है कि इनमें से तमिल व्याकरण कौन सी है, तो तोला कप्पियम। और तीसरा जो संगम हुआ वह भी जो पहला हुआ था संगम मदुरई, ऐसे यहाँ हुआ, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरार ने की थी। और परिणाम क्या हुआ, मौजूदा संगम साहित्य जो है उसके संपूर्ण संग्रह का निर्माण करता है ये। तो बेटा इस क्लास को यही तक रोकते हैं, और जो संगम साहित्य है जो चोल चेर पांडे है उसको मैं पढ़ाऊंगा बड़ा अच्छे बृहद स्तर पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से प्रश्न भी आते हैं। और आज की क्लास को यही रोकते हैं। तो मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी दीजिए, और शेयर भी कीजिए। और जो भी डाउट्स हैं आपके वो बेटा मेरे जो एक आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पर KU.LDEEP2629 पर आपके जो भी डाउट्स हैं पूछिए मुझसे। और जो भी प्रश्न है आपके, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, और मैं आपको, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके जवाब भी दूंगा। और जो भी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारा जो चैनल है एनएम क्लासेस, इसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेझिझक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस, कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।